हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग उपस्थित हुए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक नोटिफिकेशन लेकर के, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। और कहाँ के लिए? राजकीय महाविद्यालय, ठीक है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो भी हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए ये जारी किया गया है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो है आपका ऑनलाइन आवेदन 4 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, अंतिम तिथि है 6 अक्टूबर। ओके, तो 6 अक्टूबर को फॉर्म जमा करने की और फीस जमा करने की दोनों की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। ओके, 2025। तो चलिए अब विस्तार से शुरू करें। और जो है उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो पूरी जानकारी प्रदान करें। इसमें आपको सबसे पहले जो है ये दिया गया है, वेबसाइट में पहुंचना है और आपको फॉर्म भरना है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, इसकी बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इनके लिए जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी कितनी है और इसमें फ़ीस कितनी है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या दिया है, फीस दिया है। आवेदन शुल्क जो है वो अलग अलग है। तो अनारक्षित के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए 125 रुपये कुल मिला करके है। SC ST के लिए 65 रुपये है। दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 65 रुपये है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, ठीक है, अपनी, और महिलाओं के लिए और कुशल खिलाड़ियों के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार है। ओके, ये जो है इसके लिए लिखित परीक्षा, और उससे पहले जो अभी फॉर्म भरवाया जा रहा है ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो क्वालिफाइंग है। ओके, तो कुल रिक्तियों की संख्या है 1253। ओके, और अलग अलग जो है यानी कि विषयवार अलग अलग दिया गया है। उनकी वैकेंसी को हम लोग बाद में देखेंगे कि कितना दिया गया है। ये समूह का और राजपत्रित यानी कि अधिकारियों की है। न्यूनतम वेतन 57,700, ठीक है, और 1,82,400 रुपये अधिकतम वेतन है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है UGC पे कमीशन के अनुसार। आरक्षण उत्तर प्रदेश के SC ST OBC को इसमें, और EWS को, और साथ में जो कुशल खिलाड़ी हैं उनके लिए भी इसमें आरक्षण दिया जाएगा। ओके, दिव्यांगजनों के लिए भी आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद इसमें जो है ना और सभी चीज़ें दी गई हैं आपको, जो फॉर्म भरते समय देना पड़ेगा उसका प्रमाण। इसके बाद इसमें वैवाहिक स्थिति दी गई है, ठीक है, यानी कि ऐसे पुरुष जिनकी एक पत्नी जिंदा है और उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया हो तो वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। एक महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिससे कि पहले से एक पत्नी हो, ठीक है, तो उसको भी नहीं। लेकिन हाँ, एक छूट है कि महामहिम राज्यपाल से यदि क्या कर दिया गया हो, छूट प्राप्त कर ली गई हो, तो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसमें जो है ना अब आपको देखना है कि शैक्षिक अर्हता क्या है। तो जनरली जो जनरल सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य यानी कि आपका कॉमर्स, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, गणित, सैन्य शास्त्र, ठीक है, सैन्य विज्ञान, दर्शन शास्त्र जिसे आप रक्षा अध्ययन भी बोलते हो, डिफेंस स्टडी, शारीरिक शिक्षा, भौतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, संस्कृत, समाजशास्त्र, उर्दू, जंतु विज्ञान, सांख्यिकी, कंप्यूटर साइंस और फारसी यानी पर्शियन, इन सब के लिए, ठीक है, पहले क्या होना चाहिए, कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए। संबद्ध विषय में, जिस विषय में अप्लाई करना हो उसमें इतना होना चाहिए, ठीक है, वो कहीं से भी दिया हो, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिनमें तुल्य डिग्री दी गई है। तुल्य डिग्री का मतलब जैसे पॉलिटिकल साइंस, तो जिन्होंने
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से या इंटरनेशनल रिलेशन से भी मास्टर डिग्री किया हो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हिस्ट्री के लिए, एंशियंट हिस्ट्री के लिए, मेडिवल हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से, किसी में भी एक किया हो हिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके लिए आगे दिया हुआ है। और साथ में जो है इसमें आपको दूसरा जो दिया गया है वो ये है कि इसमें यूजीसी के द्वारा, ठीक है, यूजीसी के द्वारा निर्धारित जो मानदंड है, ठीक है, वो है, ठीक है, इसमें यानी कि नेट, एनईटी, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, एनईटी, एनईटी, यानी कि एनईटी या जिसे आप लोग बोलते हैं जेआरएफ और नेट, ठीक है, स्लेट और सेट, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट या एसईटी, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये क्या क्या हो, क्वालिफाई किया हो, ठीक है, वही क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। या ठीक है, किसी ने पीएचडी या जो है पीएचडी की उपाधि धारण की हो तो भी क्या कर सकता है, वो जो है इसमें अप्लाई कर सकता है। ओके, तो ये यानी उसके लिए है। और अब इसके बाद आता है कुछ सब्जेक्ट और हैं जिनमें कि चित्रकला, संगीत, गायन, संगीत वादन, सितार और संगीत वादन और तबला विधाएं। इनमें जो है ना सबसे पहले है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए 55%, ठीक है, या कोई ऐसे हैं जिन्हें मास्टर डिग्री जिनके पास नहीं है, और उसके बाद यानी कि नेट क्वालिफाई हो या स्लेट क्वालिफाई हो। ओके, यदि ऐसा नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए और भी कुछ क्या हुआ है, दिया गया है यहाँ पर कि या तो जो क्या हो सकते हैं, या तो वो उनके पास हो या तो ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि जो पेशेवर कलाकार हों और उनकी उपलब्धि क्या हो रही हो और जिन्होंने स्नातक उपाधि प्राप्त किया हो, ठीक है। इसमें है प्रसिद्ध परंपरागत उस्ताद, ठीक है, कलाकार, आकाशवाणी दूरदर्शन का श्रेणी के कलाकार रहा हो, या संबंधित विषय में तार्किक तर्क शक्ति के साथ व्याख्या करने की क्षमता रखता हो, या संबंधित विषा विद्या यानी जो विधा है संगीत, गायन और इन सभी सौदाहरण सिद्धांत पढ़ाने के लिए पर्याप्त ज्ञान संपन्न हो, ठीक है, ये होगा। ओके ओके, तो इसमें यानी कि इनमें से दोनों में से होना चाहिए, या तो का होना चाहिए या तो खा होना चाहिए। ओके, चलिए अब यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर है दिया गया है कुछ कि उन पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को 5% की अंकों की छूट दी जाएगी जो है जिन्होंने क्या किया है, यानी कि 1991 से पहले, ठीक है, क्या कर लिया हो, निष्णात यानी कि अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लिया हो 1991 से पहले, जिन्होंने अपने मास्टर डिग्री उत्पन्न यानी उत्तीर्ण कर लिया हो, लेकिन क्या हो वो पीएचडी उपाधि धारण कर रहे हों, यानी वो पीएचडी हो तो वो सिर्फ 50% एमए मास्टर डिग्री में उनका होना चाहिए। ओके, चलिए अब जो है यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन सा संबंध विषय है, तो हिंदी के लिए भाषा विज्ञान में भी यदि किसी ने मास्टर डिग्री किया है तो स्वीकार किया जाएगा, अंग्रेजी में भाषा विज्ञान और अप्लाइड अंग्रेजी भी होगा तो भी, संस्कृत में निष्णात उपाधि या संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से आचार्य की उपाधि तो वो भी भर सकता है। ओके, इस बताता है इतिहास में, मैंने बताया आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व में किसी एक में भी मास्टर डिग्री है तो वो अप्लाई कर सकता है, 55% होना चाहिए, ठीक है। और शिक्षा के लिए जिसने क्या किया हो, मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी एमएड भी किया हो, जिसने एमएड किया हो, एमए एजुकेशन है वो तो कर ही सकता है, ठीक है, लेकिन जिसने एमएड किया हो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। समाज शास्त्र के लिए वो भी अप्लाई कर सकता है जिसने सोशल वर्क में मास्टर डिग्री लिया हो यानी कि एमए किया हो, और अर्थशास्त्र में, व्यवहारिक अर्थशास्त्र में जो हो, राजनीति शास्त्र में, लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जिसने मास्टर डिग्री किया हो वो भी अप्लाई कर सकता है। शारीरिक शिक्षा के लिए एमपीएड और एमईपी भी, एमपीई जिसने किया हो वो भी अप्लाई कर सकता है। सैन्य विज्ञान या सैन्य अध्ययन में, रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन, ठीक है, ये भी जिसने किया हो मास्टर डिग्री वो कर सकता है। गृह विज्ञान में वो अप्लाई कर सकता है जो फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लॉथिंग, टेक्सटाइल, ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इसमें मास्टर डिग्री किया हो तो वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। वाणिज्य में भी 3 दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट जिसने यानी कि किया हो, और अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़,
और इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन तीनों में भी जिसने किया हो मास्टर डिग्री वो भी अप्लाई कर सकता है। रसायन विज्ञान में अप्लाइड केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल से मास्टर डिग्री हो वो अप्लाई कर सकता है। वनस्पति विज्ञान में प्लांट साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मैरीन बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस और लाइफ साइंस, ठीक है। ये जिसने इनमें से मास्टर डिग्री किया हो वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। इसी तरह से जूलॉजी के लिए एनिमल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, फिशरीज एंड लाइफ साइंस, जिसने क्या किया हो मास्टर डिग्री किया हो अप्लाई कर सकता है। ओके, इसमें फिजिक्स में है अप्लाइड फिजिक्स, जिससे जिसने क्या किया हो मास्टर डिग्री वो अप्लाई कर सकता है। ओके, क्लियर हो गया। यहाँ पर कुछ जो है अधिमान्य हर्ताएँ दी गई हैं, यानी सभी चीज़ें समान हैं, लेकिन उसमें ये चीज़ें आपकी होंगी, किसी ने यानी टीए टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सेवा की हो, राष्ट्रीय एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या वाद विवाद खेल कूद आदि में अच्छा हो, उसके लिए यानी ये दिया जाएंगे। ओके, चलिए इसके बाद आयु सीमा देख लीजिए। आयु सीमा है, ठीक है, 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष से 40 वर्ष, ठीक है। लेकिन आयु सीमा में SC ST OBC इनके लिए छूट दी जाएगी, तो 5 वर्ष की छूट है। ओके, तो अन्य पिछड़ा वर्ग और जो है ना इनमें सभी में जो है ना इनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। और विकलांग को 15 वर्ष की जो होंगे उनका छूट दी गई है 15 वर्ष तक की, ठीक है। और सेना से कमीशन प्राप्त है उन्हें सेना और 3 वर्ष की, ठीक है, छूट दी जाएगी। अब इसके बाद, ठीक है, इसमें कुछ दिया गया है कि लिखित परीक्षा के लिए जो क्वालिफाई होंगे उनके लिए अलग से 225 रुपये शुल्क जमा करना पड़ेगा। ओके, और सभी के लिए, बाकी के लिए यानी OBC जनरल EWS के लिए, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 105 रुपये जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको सिर्फ 25 रुपये जमा करना पड़ेगा, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें 105 रुपये जमा करना पड़ेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तो महिलाओं को और खिलाड़ियों को, ठीक है, उन्हें अपने इन ग्रुप में जैसा भी होगा वो होगा। और ये तब जमा करना पड़ेगा जब जो है मेंस का फॉर्म भरेंगे तब। ओके, चलिए अब इसके बाद जो है ना इसमें दिया गया है कि आवेदन पत्र जो है ना उसमें भरने से पहले आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद जो है आप इसे जो है अप्लाई कीजिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले जो है यानी अब आपको बता दिया जाता है कि आखिरकार आप जो है यानी कि किस तरह से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक OTR नहीं भरा है तो OTR आप सबसे पहले OTR का फॉर्म भरेंगे। OTR का फॉर्म भरने के बाद आपको एक OTR रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसी के बेस पर ये फॉर्म भरा जाएगा, किसी और बेस पर नहीं। तो सबसे पहले, ठीक है, upsc.up.nic.in पर जाइए और वहाँ पर क्या हो जाएगा OTR गेट योर OTR रजिस्ट्रेशन, यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो OTR वहाँ क्लिक करिए, जितनी इन्फॉर्मेशन है मांग रहा है सभी चीज़ें भरिए, फ़ोटो अपलोड करिए, सिग्नेचर अपलोड करिए, ठीक है, और फिर उसके बाद उसे सबमिट कीजिए, आपको OTR मिल जाएगा। वैसे यहाँ लिखा है 72 घंटे, लेकिन 72 घंटे नहीं लगता, आपको तुरंत मिल जाता है। ओके, फिर इसके बाद जब OTR आप क्या कर लेंगे, फिलअप कर लेंगे, तो उसके बाद आपके जो है यानी कि और उसमें ईमेल पर और जो आपका मोबाइल रजिस्ट्रेशन मोबाइल ना है वहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसके बाद अब आपको जो है ना जो है यानी कि OTR, ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर्ड कर देंगे उसके बाद अब आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, ठीक है, जहाँ पर लिखा हुआ है ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट, वहाँ पर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में क्या करिए, ठीक है, क्लिक करिए और आपको यानी कि खुल करके मिल जाएगा विंडो नई। और फिर उसके बाद आप, ठीक है, ये यूजर्स इंस्ट्रक्शन, वाइव एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई पे क्या करिए, क्लिक करिए। वैसे एडवर्टाइजमेंट पर भी क्लिक कर लीजिए और जो है आपको वहीं से वो यानी कि दे देगा, ठीक है, ये पूरी जानकारी मिल जाएगी, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर अप्लाई पर क्लिक करिए, अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपको जो है वो
OTR ऑथेंटिकेशन मांगेगा। तो OTR ऑथेंटिकेशन मांगेगा, पहला चरण आएगा OTR ऑथेंटिकेशन। OTR ऑथेंटिकेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो OTP के द्वारा मोबाइल नंबर पर आएगा, और दूसरा आपको जो है जो पासवर्ड है, पासवर्ड डाल करके आप अपना ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा। इसके बाद जो है ना, आप जैसे ही ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, फिर एस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना ऑथेंटिकेशन के बाद ले करके जाएगा जो है ना गो पर। ठीक है, तो गो पर जैसे आप जाएंगे तो एप्लीकेशन डैशबोर्ड आपका क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, और वहीं से आप अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो ये इजीली हो जाता है, बहुत ज़्यादा यानी प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। तीसरा चरण आपका आता है जब आप क्या करेंगे, कंफर्म जो है ना यानी कर देंगे, और यानी पूरा सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि पहले से आपका सब कुछ वहाँ पर है, आपको कुछ फिर अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी चीज़ें वहीं से ले लेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपको, ठीक है, यानी कि उसे भरना पड़ेगा कि हाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी इतनी है, और उसके बाद आपको फीस पेमेंट पर जाएगा। जैसे फीस पेमेंट करेंगे, चाहे नेट बैंकिंग से करिए, कार्ड से करिए, या अदर पेमेंट यानी मोड से करिए, आप SBI से, ठीक है, उसके द्वारा भी कर सकते हैं, ट्रेजरी निकाल करके, यानी कि जो है वही एप्लीकेशन के साथ आएगा एक प्रिंट आउट, वो लीजिए, वहाँ से जमा कर दीजिए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम होती है, अब तो सबके पास है, तो आप कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट स्लिप जो है ना निकाल करके, और जो है यानी कि वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद जब आपका जो है यानी कि पेमेंट हो जाएगा, तो आप जो है ना यानी कि डैशबोर्ड में जाएंगे, ठीक है, और होम पेज पर और क्लिक करेंगे, और उसे जो है आप यानी कि कंप्लीट कर देंगे। आपको कहीं पर भी यानी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आपका डैशबोर्ड खोलने के बाद वहीं से, जहाँ से आपका एप्लीकेशन छूट जाएगा, वहीं से दोबारा आप शुरुआत कर सकते हैं। ओके, तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा फॉर्म एक साथ ही भरना है, जितना आप भर सकें भर दीजिए। डैशबोर्ड में आपके OTR वाले में डैशबोर्ड में सब कुछ क्या हो जाएगा, दिखाई पड़ने लगेगा। होम पेज पर डैशबोर्ड दिखाई पड़ेगा, और वहीं पर आपको दिखाई पड़ेगा फीस नहीं जमा है, दूसरे दिन जमा कर रहे हैं, तीसरे दिन जमा कर रहे हैं, तो OTR से ऑथेंटिकेशन करिए, और जो है ना डैशबोर्ड पर जाइए लॉगिन करके, और वहीं पर यानी कि दिखा कई खाने आएंगे वहाँ लिखा हुआ, ठीक है, और यहाँ होगा फीस, तो नहीं नॉट सबमिटेड, वहीं क्लिक करिए और सीधा फीस में ले जाकर आपका फीस जमा करवा देगा। ओके, तो ये आपका यानी कि सभी चीज़ें दी गई हैं, और इसमें अच्छी तरीके से आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है। आपके पास जो जो हैं उन्हीं को ही आप यानी कि भरिए, और फिर क्योंकि जब आप घोषणा कर देते हैं और वो चीज़ आपके पास प्रमाण पत्र नहीं होता, तो फिर आगे समस्या हो जाती है। तो आपके पास 16 अक्टूबर तक, सॉरी 6 अक्टूबर तक सभी चीज़ें होनी भी चाहिए। ओके, चलिए अब जो है ना मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आप जानना चाहेंगे, वो ये यानी कि यहाँ पर सभी चीज़ें दी गई हैं आपकी, ठीक है। और हाँ, अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इसमें ये सब पूरा दिया गया है कि आपको कौन कौन सा जो है वो दिया है, यानी कि किस किस फॉर्मेट में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं रिजर्वेशन वाले। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो परीक्षा का वो है वो कैसे है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं एग्जामिनेशन का। तो इसमें सबसे पहले प्री होगा, प्रारंभिक परीक्षा। ओके, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा, तो प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, सिर्फ एक पेपर होगा, 120 प्रश्न होंगे, ठीक है, जिसमें कि 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे, 90 प्रश्न आपके विषय से होंगे, जो विषय आप चुनेंगे। लेकिन गणित वालों के लिए सिर्फ 100 प्रश्न होंगे, 70 जो है यानी गणित के, और 30 उसके, तो 70 30 100, लेकिन पूरा का पूरा 150 नंबर का होगा। यानी कि जो है आपका जो इसमें है वो कम नंबर का होगा, लेकिन मैथ का एक क्वेश्चन आपका होगा 1.5 नंबर का, ठीक है। तो और यहाँ पर 1.25 समथिंग आएगा, ठीक है, उतना होगा। तो क्लियर हो गया। तो कहने मतलब है कि GS का पेपर होगा, यानी GS 30 प्रश्न और 90 प्रश्न जो है वो आपके होंगे विषय से। गणित के 70 प्रश्न होंगे, तो गणित के कुल 100 प्रश्न होंगे, फिर से सुन लीजिए, यानी 150 का पूर्णांक होगा। ये 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट, 2 घंटे का पेपर, ठीक है, और 120 प्रश्न। इसके बाद आपका जो है
जब यानी कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद मुख्य परीक्षा ली जाएगी, ठीक है, मेंस। ये सिर्फ एक पेपर होगा और ये रिटन होगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, ठीक है। इसमें कुल 20 प्रश्न होंगे, 3 घंटे का होगा और इसमें कुल 200 अंक का होगा, 80 अंक और 20 अंक, ठीक है। इसका मतलब है कि कुछ जो है 120 अंक, ठीक है। इसमें 2 खंड होंगे, पहले खंड में 10 प्रश्न होंगे, हर एक 8 प्रश्न का होगा, यानी जिसे आप लघुत्तरी बोलते हैं। दूसरे में 10 प्रश्न होंगे और हर एक 12 अंक का होगा, ठीक है, वो हो जाएगा 120 का, ठीक है। तो 120 और जो है आपका, इनको 200 शब्दों में लिखना है, इनको 125 शब्दों में लिखना है। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले का जो 8 अंक का होगा 125 शब्द में, दूसरे वाले 12 अंक वाले को 200 शब्दों में लिखना होगा। क्लियर हो गया, ये आपका आएगा। अब इसके बाद आपका होगा 25 अंकों का इंटरव्यू। ओके, 25 अंक का आपका इंटरव्यू होगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कुछ सिलेबस का दिया गया है, जो प्री का सिलेबस है उसमें प्री में आपका सामान्य अध्ययन में ये चीज आएगा, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सहित, और भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ठीक है, मानसिक योग्यता और सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण, ठीक है, ये चीज आएंगी। सामान्यता कह रहा है कि इसमें उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही जानकारी जो है ज्यादातर अपेक्षित की जाएगी, ठीक है। हालांकि ये पूछते नहीं उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में, ओके। उत्तर प्रदेश के संबंध में सामान्य विज्ञान से क्या पूछेंगे, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय में उत्तर प्रदेश से संबंधित क्या पूछेंगे, हाँ ये हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई यहाँ पर बैठक हुई हो, वो पूछ सकते हैं, ठीक है। इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ विश्व की भूगोल में उत्तर प्रदेश का क्या पूछेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीजें कहने का मतलब है, लेकिन ये जो है अच्छी तरह से पूछे जाएंगे। इसके बाद आप लोग इसे जरूर इसलिए डाउनलोड करिएगा पूरे नोटिफिकेशन को, क्योंकि ये अब आपके सब्जेक्ट के क्या हुए हैं, दिए गए हैं, ठीक है। सब्जेक्ट का सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के सिलेबस एक बार देख लीजिए आप लोग, सभी जितने भी यानी कि वो सब्जेक्ट है आपके सब दिए गए हैं, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है आपका, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आप जानना चाहें, ठीक है, उसका यानी कि यहाँ पर सिलेबस उपलब्ध है आपका, ओके। चलिए एक दो का जो है वो देख लेते हैं। जैसे ये इंग्लिश का है तो इंग्लिश का आप लोग देख लीजिए, ठीक है, इंग्लिश का पूरा सिलेबस यहाँ पर, ओके। हाँ, ला की इसमें जो है ना वैकेंसी नहीं है, अर्थशास्त्र की है, भूगोल की है, ओके। हिंदी का दिया हुआ है, हिंदी का देख लीजिए, इसमें हिंदी दिया हुआ है, साहित्य का इतिहास, पूरा लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ, उनकी विशेषताएं, हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और नामकरण, ठीक है। फिर आदिकाल है यानी वीर गाथा काल, नामकरण, पृष्ठभूमि, धार्मिक साहित्य, निषिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, रासोकाव्य आदि, ठीक है, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। पूर्व मध्य काल में, ठीक है, ये सभी आएंगे, सगुण निर्गुण, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, ठीक है, और उसमें ज्ञान मार्गी और ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, ठीक है, और उसमें कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, और प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। रीतिकाल है, ठीक है, इसमें सब दिए गए हैं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। आधुनिक में, ठीक है, आपका पूरा दिया गया है, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। भारतेंद्र युग में अलग अलग भी दिया गया है, ठीक है, कवि और उनकी रचनाएं। द्विवेदी युग में भी अलग अलग दिया गया है, इसी तरह से छायावाद, प्रगतिवाद, ये पूरा दिया। अब गद्य साहित्य आता है, ठीक है, गद्य साहित्य में, ठीक है, पूर्व भारतेंद्र युग, ठीक है, और उसके बाद फिर आद्य अवधि तक। आद्य अवधि का मतलब है कि आज तक। तो इसमें विधाएं आपको सभी लेनी है, जितने भी आप लोगों ने विधाएं पढ़ी होगी, ठीक है, सभी विधाएं इसके अंतर्गत आती हैं। हाँ, कुछ और भी चीज़ है इसके अंतर्गत, जैसे आपका दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, समकालीन स्त्री लेख, और जो है ना इसे यानी कि आदिवासी विमर्श, ठीक है, समकालीन स्त्री लेखक, ठीक है, और आदिवासी। इसके बाद है किन्नर, थर्ड जेंडर परामर्श यानी विमर्श या साहित्य, ओके। हिंदी पत्रकारिता सभी युगों की, ठीक है, जब भी यानी कि आप शुरुआत करेंगे तो भारतीय युग से लेकर के आद्य तक, ठीक है। फिर है प्रिंट मीडिया,
संपादकीय, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन। ओके, श्रव्य मीडिया में रेडियो, दृश्य श्रव्य मीडिया, दूरदर्शन, विज्ञापन लेखन, संगोष्ठी। हिंदी का लोक साहित्य, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोक साहित्य के अंतर्गत आएगा। तो लोक कथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक संगीत, यानी कि प्रकीर्ण साहित्य, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, पहेलियाँ और लोकोक्तियाँ, ये तो आपका हो गया। इसके बाद खंड 2 में आएगा काव्य शास्त्र, ठीक है। काव्य शास्त्र में सभी आएंगे आपके। फिर रस, छंद, अलंकार और लक्षण और उनके उदाहरण, ओके। रस, छंद, अलंकार, लक्षण और उनके उदाहरण। फिर है पाश्चात्य, ठीक है। इसके बाद यानी कि आपके अलंकारों में दिया गया है कौन कौन से अलंकार आएंगे, छंद कौन कौन से हैं वो आएगा, ठीक है। रस तो आप जानते ही हैं, ठीक है, वो यानी कि 11 हैं, वही पढ़ने आपको। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, प्लेटो, अरस्तु, ओके, लोंजाइनस, इलियट, रिचर्ड्स, ठीक है, क्रोचे और वर्थ और कॉलरिज, इनके जो हैं आप लोगों ने जो मास्टर डिग्री में पढ़े हैं वही आएंगे, ठीक है। इसके बाद पाश्चात्य आलोचना के पारिभाषिक शब्द और कतिपय अवधारणाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, काव्य भाषा, बिंब, प्रतीक, मिथक, कल्पना, फैंटेसी, कवित्व और रूढ़िवादी, ये सभी चीज़ें आती हैं। आधुनिकतावाद, उत्तराधुनिकतावाद, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। आलोचना के प्रकार, हिंदी के प्रमुख आलोचक, ठीक है, खास करके रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रंध्रलाल वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नामवर और श्याम सुंदर बाबू। ये तीसरा आएगा आपका हिंदी भाषा और उसका विकास, भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा, ओके। तो इसमें हिंदी भाषा की यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक विस्तार, उपभाषाएं और बोलियां जितनी भी हैं पांचों, ठीक है, उनका सबका वर्णन। इसके बाद आपका हिंदी भाषा प्रयोग और विविध रूप, यानी बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संवैधानिक स्थिति, यानी कि अब कहाँ से 243 से लेकर के और कहाँ तक, ठीक है, 51 तक, ओके। इसके बाद है हिंदी विस्तारीकरण के वैयक्तिक एवं संस्थागत प्रयास। इसमें दिया है यानी हिंदी का विस्तार, स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिंदी प्रसार के लिए वो जो है ना आंदोलन चले, हिंदी किससे संबंधित सरकारी संस्थाएं जो इसके लिए क्या है, जैसे केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय निदेशालय, हिंदी संस्थान लखनऊ, पुरस्कार, पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, संचार माध्यम, हिंदी पोर्टल, वेब पोर्टल, हिंदी के भाषिक स्वरूप यानी हिंदी ध्वनियाँ। अब इसमें आ गया आपका क्या, जो आप वो पढ़ते हैं व्याकरण, वर्णमाला, वर्ण विचार, ध्वनियों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब पूरे आ गए इसमें। कारक, काल, अव्यय, शब्द रचना, ठीक है, इसमें तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज, विलोम शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है, समास, संधि, ओके, पर्यायवाची, सब ये अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समुच्चारित भिन्नार्थक युग, ये सब इसके अंतर्गत आ गए। हिंदी वाक्य रचना, ठीक है, यानी वाक्य लिखना और इनमें जो है ना वाक्यगत अशुद्धियाँ और उनका संशोधन, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी में विराम चिन्ह, पत्र लेखन, अर्ध सरकारी पत्र, शासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, अनुस्मारक, कार्यालय ज्ञापन, ये पत्र लेखन यानी होना चाहिए। ये मेंस में भी आएगा और प्री में भी आएगा, दोनों का सिलेबस सेम है। इसके बाद है कार्यालयी हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं उन्हें यानी कि आपको जानना है। अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर, अर्थबोध यानी कंप्रीहेंशन, देवनागरी लिपि, हिंदी अनुवाद, ठीक है, यानी कि अनुवाद की अवधारणा, परिभाषा, स्वरूप, महत्व। और इसके बाद ठीक है, अनुवाद के गुण, दायित्व, अपेक्षाएं, अनुवाद के प्रकार, साहित्यिक अनुवाद, प्रशासनिक अनुवाद, विधि अनुवाद, बैंकिंग अनुवाद, ज्ञान विज्ञान एवं तकनीकी अनुवाद, और अनुवाद सांस्कृतिक सेतु के रूप में, ओके, ये है। और हिस्ट्री देखें आप तो स्रोत, ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्य, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, इकाई 2 में राज्य से साम्राज्य तक, ठीक है, यानी कि मगध से लेकर के और फिर क्या आपके सभी आ जाएंगे, गुप्त काल, वाकटक काल। 3 में आएगा क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव और विकास, ठीक है।
इसके बाद आपका आएगा, ठीक है, इकाई 4 में मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो आप जानते हैं। और 5 में आएगा प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था, सल्तनत काल के समय का ही ये पूरा दिया गया है, और इसको कई इकाइयों में इन्होंने क्या किया है, बांट दिया है। ओके, फिर इसके बाद है समाज एवं संस्कृति, उसी समय का है पूरा का पूरा, मध्यकाल का। आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत, अभिलेख, और जो है ना जो भी ब्रिटिश लोग भारत आए उसके बाद, फिर यहाँ पर यानी कि इसी वाले में क्या चाहिए आएगा 1935 तक का, ठीक है, भारत का। फिर है इकाई 8 कृषि विस्तार और वाणिज्यिक, ये इसके अंतर्गत आ गया है, ठीक है। औद्योगिक नीतियाँ, संक्रमण काल, नई शिक्षा, स्त्रियों की दशा, ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, अब ये नहीं कि भारतीय समाज से संबंधित ये पूरा का पूरा है, ठीक है। गांधीवाद, गांधी के जन आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्रता और विभाजन, स्वतंत्रता के बाद भारत, ठीक है। उसके बाद जो है ना भारत का दिया गया है पूरा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान निर्माण और उसकी विशेषताएं, ठीक है। बाकी और भी सभी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। यहाँ ऐतिहासिक प्रणाली, शोध और कार्य प्रणाली का इतिहास लेखन, ठीक है, ये आपका इसके अंतर्गत आएगा। ओके, फिर इसके बाद है क्षेत्रीय इतिहास का महत्व, तो शोध कार्य प्रणाली, इसमें सब क्या है आपके शोध के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद पुनर्जागरण इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आपको ऐतिहासिक लेखन का प्रारंभ कहाँ से शुरू करना है, यूनानी रोमन गिरजाघर संबंधी इतिहास, पुनर्जागरण और इतिहास लेखन पर इसका प्रभाव, इतिहास लेखन के नकारात्मक सकारात्मक समर्थक, ठीक है। इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति यानी कि वी रांके, वैज्ञानिक भौतिकवाद मार्क्स का, ठीक है। ऑल्सवाल्ड स्प्रिंगर, चक्रीय इतिहास का चक्रीय सिद्धांत, अर्नोल्ड जोसेफ टॉयनबी, ठीक है, इनका प्रत्युत्तर सिद्धांत, आधुनिकतावाद, उत्तराधुनिकतावाद, ठीक है, जन नैतिकता, परिभाषा और महत्व, सर्वसुलभ प्रकाश यानी अवधारणा, पहचान, पूर्ववर्ती प्रकाशन आदि, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से जिनका जो जो सब्जेक्ट है आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो ख़त्म करें इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम लोगों को पैसा यानी प्रयास कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।